कहते हैं कि सहने की भी एक हद होती है और जब वो हद पार होती है तो या तो घर टूटता है या फिर इतिहास बदलता है। एक घर जहां बड़ी बहू के आंसू दाल के तड़के में जलकर राख हो जाते थे, एक सास जिसकी जुबान जहर उगलती थी। लेकिन जब उसी घर की दहलीज पर छोटी बहू ने कदम रखा तो उसने बदला नहीं लिया, उसने सिर्फ हिसाब बराबर किया। अभी तक पानी ही उबल रहा है, सूरज सिर पे चढ़ने को है और यहाँ अभी चूल्हा ही नहीं सुलगा। कल रात को क्या नवाबजादी की तरह सपने देख रही थी जो आज आंख नहीं खुली? नहीं माँ जी, वो मुन्नू को कल रात से बहुत तेज बुखार था। पूरी रात उसकी ठंडी पट्टियाँ करती रही। बस अभी भोर में उसे थोड़ा आराम मिला और उसकी आंख लगी तो मैं सीधे रसोई में भाग कर आई। रात भर सोई नहीं हूँ, इसलिए ज़रा देर हो गई। अरे बच्चों को तो बुखार आता जाता रहता है, इसमें कौन सी नई बात है? अब क्या बच्चे के बुखार का बहाना बनाकर तू दिन भर चूल्हा नहीं जलाएगी? मुन्नू को बुखार था तो क्या हुआ? इस घर के बड़ों की भूख तो नहीं मिट गई ना? अगर आज चाय और नाश्ता वक्त पर नहीं मिला तो मेरा सिर फटने लगेगा। फिर उसका जिम्मेदार तेरा मुन्नू होगा या तू? सीमा की आंखों में आंसू छलक आए। उसे लगा था कि मुन्नू की हालत सुनकर माँ जी का दिल पिघल जाएगा। शायद वो कहेंगी, जा बहू थोड़ी देर तू भी सो जा। पर यहाँ तो ममता की जगह पत्थर के तानों ने ले ली थी। छे, ये चाय है या जहर? अदरक का नामो निशान नहीं और चीनी जैसे मुट्ठी भर कर डाल दी है। तुझे पता है ना मुझे शुगर है? मारना चाहती है क्या मुझे? माँ जी, अदरक खत्म हो गई थी। कल शाम को रमेश जी से कहा था, शायद वो लाना भूल गए। मेरा बेटा नहीं भूला होगा, तूने ही ढंग से नहीं बताया होगा। उसका नाम मत ले, साला दिन कोल्हू के बैल की तरह कमा कर आता है और घर आते ही तेरी ये मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। हाथ कांप रहे हैं या मुझ पर गुस्सा आ रहा है? ये तेवर अपनी माँ को दिखाना, यहाँ सिर्फ हुक्म चलता है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? नाश्ता तैयार कर और याद रख, अगर आज नमक तेज हुआ तो थाली तेरे सिर पर ही गिरेगी। ये सीमा की हर सुबह की कहानी थी। अपमान का घूंट पीकर वो मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि बहू घर की इज्जत होती है। पर उसे किसी ने ये नहीं बताया कि उस इज्जत की कीमत उसे अपनी जिंदा दिली देकर चुकानी पड़ेगी। गांव की वो खामोश रात, जहां परिंदों की चहचहाहट नहीं बल्कि एक माँ के दिल की धड़कनें शोर कर रही थीं। मिट्टी की इन दीवारों ने बहुत कुछ सहा था, पर आज ये दीवारें भी एक मासूम की सिसकियों से कांप उठी थीं। नन्हा मुन्नू बुखार की आग में तप रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और होंठ प्यास से सूख चुके थे। सीमा की दुनिया सिमट गई थी उस एक कमरे में, जहां अपने तो थे पर अपनेपन का साया तक न था। एक तरफ ममता का समंदर था और दूसरी तरफ पत्थर जैसे दिल, जिन्हें बच्चे की इस हालत पर भी तरस नहीं आ रहा था। मम्मी, प्यास, बहुत जलन हो रही है। सीमा मिट्टी की कटोरी उठाती है। वो उसे झुकाती है, लेकिन उसमें एक बूंद भी नहीं होती। कोने में रखा बड़ा खाली मिट्टी का घड़ा देखकर उसकी नज़र ठहर जाती है। सुनिए, ओ जी, जागिए। मुन्नू का शरीर तवे की तरह जल रहा है। घड़े में एक घूंट पानी नहीं है। जरा बाहर आंगन से पानी भर लाइए, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। रमेश गुस्से से तमतमा कर बोलता है, सोने दे सीमा, माँ जी सही कहती हैं। तू जानबूझकर इसे बीमार रखती है ताकि तुझे काम न करना पड़े। जंगली जानवर घूमते हैं बाहर, मैं नहीं जा रहा। सुबह पी लेगा पानी। अब तमाशा बंद कर और बत्ती बुझा। ये सुनकर सीमा की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह उठ खड़ी होती है
और भारी खाली घड़े को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बाहर से सासू माँ की कड़क आवाज सुनाई देती है। कहाँ चली महारानी घड़ा लेकर? आधी रात को गांव जगाने का इरादा है क्या? माँ जी, मुन्नू का गला सूख रहा है, घड़ा खाली है। रात के 2 बज रहे हैं, अभी शोर करेगी तो सबकी नींद खराब होगी। और सुन, कल सुबह बुआ जी आ रही हैं। सूरज निकलने से पहले पत्थर की चक्की पर 5 किलो अनाज पीसना है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो चक्की कैसे चलाएगी? रख ये घड़ा और जा बैठ उसके पास। सीमा चुपचाप वापस मुन्नू के पास बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उस रात घड़ी की हर टिक टिक सीमा के सब्र की आखिरी दीवार को तोड़ रही थी। प्यासे बच्चे की सिसकियां और अपनों की बेरुखी। सीमा ने सब कुछ चुपचाप पी लिया, पर वो नहीं जानती थी कि ये अंधेरा उसकी जिंदगी की आखिरी काली रात है, क्योंकि कल की सुबह सिर्फ सूरज ही नहीं उगेगा, बल्कि इस चौखट पर वो तूफान कदम रखेगा जो बरसों पुराने जुल्मों का हिसाब बराबर कर देगा। गांव की उस खामोश सड़क पर एक टैक्सी का रुकना किसी धमाके से कम नहीं था। वो सवारी सिर्फ शहर से गांव नहीं आई थी, वो एक पुराने दौर का अंत करने आई थी। उस टैक्सी से जब वो उतरी तो उसकी नज़रें किसी को ढूंढ नहीं रही थी, बल्कि पूरे घर को नाप रही थीं। न चेहरे पर बनावटी मुस्कान, न रस्मों का बोझ। वो झुककर किसी का आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि सबका सर ऊंचा करने आई थी। वो कोई साधारण मेहमान नहीं थी, वो इस घर की छोटी बहू थी, अनन्या। अनन्या उस दुनिया से आई थी जहां सूरज बाद में उगता है, अलार्म पहले बजता है, जहां वक्त की सुइयां फैसलों की रफ्तार तय करती थीं। वहां उसकी एक अपनी पहचान थी, अपना एक वजूद था जिसे उसने किसी के नाम से नहीं बल्कि अपने हुनर और पसीने से सींचा था। आज वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आई थी, पर उसे क्या पता था कि जिस घर की दहलीज पर वो खड़ी है वहां उसे अपनी नहीं बल्कि किसी और की खोई हुई पहचान वापस लानी है। नमस्ते माँ जी। अरे आ गई छोटी बहू, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे ही चर्चे हो रहे थे। आओ इस चौखट के अंदर कदम रखो, बाहर की थकान बाहर ही छोड़ा ना, यहाँ की रस्में तुम्हें थकने का मौका नहीं देंगी। रास्ते तो गुजर गए माँ जी, मंजिल पर पहुंचकर थकान नहीं, चैन आता है। और आज इस घर को देखकर मुझे बहुत चैन मिला। उसकी जुबान पर घर का नाम था, मगर उसकी नजरें उस कैद खाने को ढूंढ रही थीं जिसे लोग रसोई कहते थे। सीमा ने आहट सुनी और भीतर कहीं एक दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसने सोचा, एक और परछाई आई है जो इस घर के अंधेरे में धीरे धीरे खो जाएगी। एक और गवाह जो जुल्म देखेगी भी, सहेगी भी और फिर एक दिन चुप रहना सीख जाएगी। भाभी, सीमा चौंकी पर डरी नहीं, क्योंकि उस पुकार में हुकूमत का शोर नहीं था, बल्कि एक अपनेपन की गूंज थी। वो आवाज़ आदेश बनकर उसे झुकाने नहीं आई थी, वो तो उसे आईना दिखाकर ये याद दिलाने आई थी कि वो कौन है। तुम कैसी हो भाभी? अरे ये हाथ तो जला हुआ है, ये कैसे हुआ भाभी? नई नई आई हो ना, इसलिए ये सब देख रही हो। इस घर की दीवारों से पूछो, यहाँ औरतों का खून और पसीना दोनों मसालों की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वो जवाब जो बरसों से औरतों का मुंह बंद करने के लिए काफी था, आज अनन्या के सामने हवा में ही लटक कर रह गया। सावित्री ने तीर तो छोड़ा था, पर आज सामने कोई ढाल नहीं, एक आईना खड़ा था। हाँ माँ जी, औरतों के हाथ तो अक्सर जलते हैं, पर हर निशान लापरवाही की कहानी नहीं सुनाता। कुछ निशान उस जुल्म के लिखावट होते हैं जिन्हें घर की मर्यादा समझकर पढ़ा नहीं जाता। कमरे में एक पल की चुप्पी छा गई और उस चुप्पी में अनन्या के सवाल तैयार हो चुके थे। भाभी, सुबह कितने बजे आप अपने लिए जागती हैं?
और कितने बजे इस घर की गुलामी के लिए? 4 बज जाते हैं, पर कभी माँ जी की आवाज़ पहले आ जाए तो 3 बजे भी उठना पड़ता है। देरी हो जाए तो फिर रसोई का काम नहीं संभलता। इतनी सुबह? लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था कि इस घर की बहुएं महलों की रानियों की तरह रहती हैं। अब समझ आया, रानियों की तरह राज करने के लिए उन्हें सूरज से भी पहले जागना पड़ता है। अगर भाभी एक दिन देर से उठ जाए, सिर्फ एक दिन अपनी नींद पूरी कर ले, तो क्या होगा माँ जी? घर बिगड़ जाएगा, मर्यादा खत्म हो जाएगी। इस घर की नींव औरतों के त्याग पर टिकी है और तुम यहाँ आकर बगावत सिखा रही हो। जो घर एक इंसान की नींद और सुकून से बिगड़ जाए माँ जी, उसे घर नहीं, ताश का महल कहते हैं। और महलों को तो एक न एक दिन ढहना ही होता है। इस घर की ईंट ईंट मेरे फैसलों से जुड़ी है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। उनकी आवाज में हमेशा की तरह वही पुराना दबदबा था, लेकिन आज पहली बार उस चट्टान जैसी आवाज में अनन्या को एक दरार नजर आई। वो वाक्य आज पहली बार कमजोर लगा। बिल्कुल माँ जी, मैं देख रही हूँ, पर देख ये भी रही हूँ कि ये घर चल रहा है या बस आपकी जिद के सहारे घिसट रहा है। जबान संभाल के, आखिर कब तक रुकने का इरादा है यहाँ? बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ माँ जी। शहर में काम का अंबार लगा है, ऑफिस से बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी, सोचा अपनी जड़ों का हाल देखाऊं। सीमा को न्याय न मिला, पर साथ मिल गया। सावित्री समझ गई, ये बहू बर्तन नहीं, सवाल उठाएगी। अनन्या के पास समय कम था, इसलिए वो लड़ नहीं रही थी, आईना दिखा रही थी, ताकि उसके जाने के बाद ये घर अपना असली चेहरा देख सके। अनन्या ने देखा कि इस घर में जुल्म किसी अमीरी के ठाट से नहीं, बल्कि अधिकार की अकड़ से आता है। यहाँ सावित्री जी नीम के पेड़ की ठंडी छांव में खटिया पर आराम से बैठी रहती हैं और वहीं से हुक्म की ईंटें फेंकती हैं, जबकि सीमा उसी तपती दोपहरी में जूठे बर्तनों के ढेर के सामने घुटनों के बल बैठी उन्हें रगड़ती रहती है। अनन्या ने देखा कि कैसे माजी सिर्फ अपनी चप्पलें उठाने के लिए भी सीमा को रसोई से बाहर बुला लेती हैं। ये जरूरत नहीं, ये सीमा की हिम्मत तोड़ने और उसे नीचा दिखाने का तरीका था। रात गहरा चुकी थी। घर के उस अंधेरे भीतरी कमरे में, जहां दीवारें भी सीलन और खामोशी ओढ़े खड़ी थीं, जलते हुए उस छोटे से दिए की कांपती रोशनी में अनन्या ने देखा कि सीमा अपने लाल और सूजे हुए हाथों को बड़ी हसरत से देख रही है, मानो वो अपने ही हाथों से पूछ रही हो कि आखिर इनका कसूर क्या है। अनन्या परछाई की तरह दबे पांव उसके करीब पहुंची और बोली, भाभी, ये हाथ सिर्फ घर की कालिक साफ करने के लिए नहीं है। ये हथेलियों के छाले और ये उंगलियों की सूजन चीख चीख कर कह रही है कि आप पर जुल्म हो रहा है। आप बोलती क्यों नहीं? कब तक अपने वजूद को ऐसे ही घिसती रहेंगी? क्या बोलूं छोटी, गांव देहात में घर की इज्जत औरतों की खामोशी में ही होती है। माँ जी बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी तो अपनी सास का सहा होगा, वही अब हमें दे रही हैं। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। पीढ़ी दर पीढ़ी तो बीमारियां भी चलती हैं भाभी, तो क्या हम उनका इलाज न कराएं? माँ जी ने सहा इसलिए वो सहना जानती है, पर उन्हें ये किसने हक दिया कि वो दूसरों को भी वही जहर पिलाएं? बुजुर्ग होना बदतमीजी का लाइसेंस नहीं होता। आप बस कल सुबह देखिएगा, आप सिर्फ आराम करेंगी और माँ जी अपनी इस रियासत का काम खुद संभालेंगी। तुम नहीं समझती अनन्या, शहर की हवा अलग है, यहाँ की अलग। यहाँ अगर बहू सर उठा ले तो पूरा गांव पत्थर उठा लेता है। माँ जी का गुस्सा आग की तरह है, वो झुलसा देंगी मुझे। कल अगर सूरज चढ़ने तक चक्की नहीं चली और मटके नहीं भरे तो मेरा ये डर मुझे जीने नहीं देगा। डर को अगर खुराक देना बंद कर दो ना भाभी, तो वो खुद ब खुद मर जाता है। माँ जी का गुस्सा आग है तो ठीक है, कल उसी आग में उनका अहंकार जलेगा। आप कहती है ना कि ये परंपरा है,
तो कल एक नई परंपरा शुरू होगी, स्वाभिमान की। अगर रमेश जी ने कुछ कहा तो उन्होंने कभी मेरा पक्ष नहीं लिया। वो माँ जी के सामने पुतला बन जाते हैं। जब अपना ही साथ न दे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखना। भैया पुतला इसलिए हैं क्योंकि आपने उन्हें यकीन दिला दिया है कि आप सब कुछ अकेले सह सकती हैं। जिस दिन आप गिरेंगी उस दिन उन्हें उठना ही पड़ेगा। कल शहर वाली बहू घर नहीं बिगाड़ेगी, बल्कि इस घर की नींव को सीधा करेगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए और आज जी भर कर सोइए। अनन्या की बातों में ऐसी सच्चाई और अपनापन था कि सीमा का पत्थर जैसा मन पहली बार पिघलने लगा। अनन्या के भरोसे ने उसे अंदर तक आश्वस्त कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली और मन ही मन खुद से बुदबुदाई, नींद तो बरसों पहले कहीं खो गई थी अनन्या। आज पहली बार डर और उम्मीद एक साथ जाग रहे हैं। अनन्या ने सीमा की आंखों में उम्मीद तो जगा दी थी, पर असली खेल अब शुरू होना था। रात के सन्नाटे में अनन्या दबे पांव रसोई की ओर बढ़ी। उसने रसोई की जरूरी चीजों को इधर-उधर छुपा दिया और माचिस की डिबिया को अनाज के ढेर के पीछे गहरा दबा दिया। अंत में उसने सोती हुई सीमा को देखा और एक गहरी सांस लेकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ये कैद नहीं थी, बल्कि सीमा को फिर से उस जुल्म की आग में जलने से बचाने की एक सुरक्षा थी। बिसात बिछ चुकी थी। अनन्या ने वजीर को दुनिया के शोर से दूर कर दिया था और अब इंतजार था उस सुबह का जो सावित्री की सत्ता को हिलाने वाली थी। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। गांव का हर घर अपने रोजमर्रा के शोर में जाग रहा था, पर इस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। चूल्हा अभी तक ठंडा पड़ा था, पानी का मटका खाली था और चिड़ियों की चहचहाहट भी जैसे डरकर थम गई थी। सावित्री जी अपनी रोज की आदत के अनुसार खटिया पर बैठी ऊँघ रही थी। उन्होंने आंखें खोली और जोर से आवाज लगाई, ओ सीमा, उठ गई? अभी तक सो रही है। सूरज सिर पर चढ़ाया और यहाँ अभी तक चाय का नामो निशान नहीं। बहू, ओ छोटी बहू। पर कोई जवाब नहीं आया। सावित्री जी ने फिर आवाज दी और फिर एक बार और। जब आवाज का कोई असर नहीं हुआ तो उनकी त्योरियां चलने लगी। उन्हें लगा कि सीमा जानबूझकर देर कर रही है। तभी अनन्या की आवाज आई, जो बड़ी मासूमियत से बोल रही थी, माँ जी, आज तो गजब हो गया। सीमा भाभी की तबीयत बहुत खराब है। रात भर करवटें बदल रही थी और अब बुखार से तप रही हैं। मैंने सोचा कि आज आपकी ममता तो महान है, आप अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना खिलाकर उन्हें ठीक कर देंगी। क्या मैं खाना बनाऊं? मैं तो रिटायर हो चुकी हूँ। बरसों हो गए मैंने चूल्हे को हाथ नहीं लगाया। ये सब तेरे शहर के चोंचले हैं। जानबूझकर ड्रामा कर रही है ताकि काम से बच जाए। जा उठा उसे। अरे माँ जी, आप तो गांव की शेरनी हैं। इतनी हिम्मत, इतना रुतबा, और आज गांव की मुखिया भी आने वाली हैं। मैंने उनसे कह दिया कि असली हुनर तो आपकी उंगलियों में है। आज आपकी बनाई चीजें खाकर वो धन्य हो जाएंगी। ये सुनकर सावित्री जी की आंखें फटी रह गईं। मुखिया का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक पल के लिए गर्व और अगले ही पल परेशानी छा गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें वही करना पड़ा जो उन्होंने कभी नहीं किया था। अनन्या ने उन्हें रसोई में अकेला छोड़ दिया। सावित्री जी ने रसोई में कदम रखा। चारों ओर बिखरा हुआ सामान और पसरी हुई खामोशी उन्हें चिढ़ा रही थी। उन्होंने पानी पीना चाहा, पर मटका खाली था। प्यास से सूखते गले और कमर के पुराने दर्द ने जैसे कुएं तक जाने का रास्ता बंद कर दिया था। उन्होंने पूरी रसोई झान मारी, पर अनन्या की चतुराई के आगे उनकी एक न चली। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक पुरानी माचिस मिली, पर रसोई की नमी और गीली लकड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया। तीली तो जल गई, पर चूल्हा नहीं दहका। निकला तो बस गहरा धुआं,
जो उनकी आंखों और फेफड़ों में भर गया। वहां अकेले खड़े होकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सुबह की पहली चाय से लेकर रात के खाने तक सीमा ने अपनी हड्डियों का पानी सुखाकर इस घर को सींचा है। जिसे वो मामूली काम समझती थीं, वो दरअसल सीमा का त्याग था। मुझसे अब एक घूंट पानी भी नहीं भरा जा रहा। ये सब मुझसे नहीं होगा। तभी रसोई के दरवाजे से अनन्या का शांत स्वर गूंजा। माँ जी, काम से बहू पहचानी जाती है, बहानों से नहीं। याद आया, ये शब्द आपके ही थे। अनन्या की ये बात सावित्री जी के कानों में नहीं बल्कि सीधे उनके दिल पर लगी। उनके अपने ही शब्द आज उन्हें आईना दिखा रहे थे। जिस आग में वो सीमा को जलाती थीं, आज उसी आग में वो खुद तप रही थीं। ये सिर्फ काम नहीं था, ये बरसों का दर्द था जो आज एहसास बनकर वापस आया था। क्या हुआ माँ जी? चूल्हा तो जला नहीं, पर आपकी आंखों से धुएं के आंसू क्यों निकल रहे हैं? अभी तो मुखिया जी आने वाली हैं, क्या उन्हें भी यही बहाना देंगी कि लकड़ियां गीली थीं? तू जानबूझकर ये सब देख रही है? तूने ही माचिस छुपाई थी ना? और ये पानी का मटका, तू जानती थी कि मेरी कमर में दर्द है। हाँ माँ जी, मैंने ही छुपाई थी, क्योंकि जब सीमा भाभी बीमार होती थी तब आप भी तो माचिस और राशन छुपा देती थी ताकि वो उठकर काम करे। आज जब मटका खाली मिला तो प्यास ने बताया ना कि कुआं कितनी दूर है। अनन्या, तू मुझे सजा दे रही है ना? नहीं माँ जी, मैं आपको सजा नहीं, आपका बीता हुआ कल दिखा रही हूँ। आज आपको एक लोटा पानी नहीं मिला तो आप तड़प गईं। जरा सोचिए, सीमा भाभी ने 10 साल इस प्यास और दर्द को कैसे पी लिया। उन्होंने कभी बहानों की आड़ नहीं ली, क्योंकि वो इस घर को अपनी ममता से सींच रही थी, और आप उसे अपनी हुकूमत समझ बैठी थीं। सावित्री जी का सिर शर्म से झुक गया। अनन्या ने चुपके से पास जाकर सीमा के कमरे की कुंडी खोली और दरवाजा थोड़ा धक्का दिया। सीमा, जो अंदर सब सुन रही थी, अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बाहर आई। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे इंसान नहीं, पत्थर समझ लिया था, पर पत्थर तो मैं थी जिसका दिल कभी नहीं पिघला। तूने इस घर को अपनी ममता से सींचा और मैंने तुझे बदले में सिर्फ कड़वे बोल दिए। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। आपने आज मुझे अपना लिया, मेरे लिए वही बहुत है। उस सुबह अनन्या की शहर वाली पढ़ाई ने कोई डिग्री नहीं, बल्कि एक माँ को उसकी बेटी और एक बहू को उसका सम्मान दिलाया। रिश्तों की उस तपिश में आज नफरत जलकर राख हो गई थी।